गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम एस के सेठ योर SST टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 4 भारत का मरुस्थल पढ़ेंगे। बच्चों, ये भारत का मरुस्थल भूगोल के अंतर्गत आता है। क्लियर बच्चों? तो आप सभी पाठ 4 भारत का मरुस्थल पेज नंबर 120 ओपन कर लीजिए। बच्चों, मरुस्थल मतलब होता क्या है? मरुस्थल का क्षेत्र सामान्यतः शुष्क एवं रेतीला होता है। मतलब वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बालू होते हैं। यहाँ पर वनस्पति का लगभग अभाव होता है, कम रहता है। भारत के मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहते हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान तक फैला हुआ है एवं हरियाणा की सीमा से होते हुए कच्छ के रण तक विस्तार लिए हुए हैं। क्लियर बच्चों? मरुस्थलीय भूभाग। मरुस्थल का भूभाग शुष्क होता है। यहाँ चारों ओर केवल रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। मरुस्थल की जलवायु में नमी नहीं होती, मतलब वहाँ पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है। अतः तेज हवा चलने से रेत अपना स्थान परिवर्तन करके एक स्थान पर दूसरे स्थान जाकर टीले के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन टीलों को रेत का डिब्बा कहा जाता है। बच्चों, टीला क्या होता है? जब बालू यानी रेत क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाती हैं और एक पहाड़ का रूप मतलब थोड़ी ऊंचाई में इस तरीके से आ जाती हैं, तो उन्हें रेत का टीला कहते हैं। भारतीय मरुस्थल का संपूर्ण भाग रेतीला तो है ही, कई स्थानों पर पथरीला भी, मतलब बहुत जगह पत्थर भी पाए जाते हैं। मरुस्थल के भूभाग में जल की कमी के कारण कड़ापन होता है। यहाँ रेत ही रेत होने के कारण या तो नदियाँ सूख कर भूमि के भीतर चली जाती हैं या विशाल नमकीन झीलों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु। मरुस्थल की भूमि रेतीली है। वह दिन में सूर्य की किरणों के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है। इस कारण पूरे दिन इस क्षेत्र में रेत भरी गर्म हवाएं चलती हैं। इन धूल भरी आंधियों के कारण प्रायः लोग अपने मुंह इत्यादि को ढककर रखते हैं। यहाँ की रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती। बच्चों, यहाँ पर जितनी अधिक गर्म पड़ती उतनी अधिक ही ठंड पड़ती है। मरुस्थलीय भूभाग पर कभी कभी नाम मात्र की ही वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर वर्ष भर जल का अभाव बना रहता है। इसी कारण इस क्षेत्र में आबादी भी बहुत कम होती है। कलियाँ बहुत दूर दूर एवं छोटे छोटे गांव के रूप में होती हैं। इस क्षेत्र की महिलाएं बहुत दूर तक पानी लेने के लिए जाती हैं। कहीं नदी, कहीं बावड़ियों अथवा कुओं से वो दिन प्रतिदिन जल का प्रबंध करती हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां सूख जाती हैं। कभी कभी वर्षा होने पर भी इनमें पानी दिखाई पड़ता है। जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उसमें पानी दिखाई देता है। लूनी नदी यहाँ की एकमात्र प्रसिद्ध नदी है। तो बच्चों, एक हमारा प्रश्न बनता है कि मरुस्थल का प्रसिद्ध नदी कौन सी होती है? तो लूनी नदी होती है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक संरचना एवं वनस्पति के बारे में। मरुस्थलीय भूभाग पर वनस्पति की स्थिति बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। इनमें भी कहीं कहीं कटीली झाड़ियाँ उग जाती हैं। वृक्ष के पत्ते छोटे एवं कटीले होते हैं। मरुस्थल में वन बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ जो भी वन है वहाँ वृक्षों की दूरी आपस में अधिक है। मरुस्थल के में वृक्ष के नाम पर कीकर, बेर और खजूर के वृक्ष ही पाए जाते हैं। अपने अव्यवस्थित भूभाग के कारण मरुस्थल में यातायात के साधनों का अभाव है। यहाँ सुदूर क्षेत्रों में ही सड़कों का निर्माण पाया गया है, जबकि रेल यातायात की व्यवस्था लगभग नगण्य यानी शून्य के बराबर है। विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के लिए लोग यहाँ ऊँट ही अथवा ऊँट गाड़ी का ही प्रयोग करते हैं अथवा पैदल ही चले जाते हैं। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जनजीवन। मरुस्थल का जनजीवन व्यवस्थित नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है। यहाँ के लोग आजीवन बंजारे की तरह स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ये लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं और इन्हीं के दूध से आजीविका पैदा करते हैं, मतलब इन्हीं को वो बेचते हैं और जो पैसा मिलता है उससे वो अपनी जीवन का यापन करते हैं। कुछ बंजारे ऊँटनी का दूध बेचकर भी गुजारा करते हैं। मरुस्थल के कुछ भागों में जल की उपलब्धता के चलते लोग बसने लगे हैं। इन स्थानों को मरु उद्यान,
सरकार द्वारा इंदिरा नहर परियोजना के अंतर्गत सतलुज नदी से इस क्षेत्र को इंदिरा नहर द्वारा जोड़ा गया है। इस नहर के जल के कारण इन क्षेत्रों में भी उपजाऊ भूमि का विकास हो रहा है और कृषि का कार्य शुभारंभ हो गया है। इस क्षेत्र के आसपास ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन एवं तिल की खेती होने लगी है। अब वहाँ के लोगों का कार्य कैसा है, व्यवसाय कैसा है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल के अधिकांश क्षेत्र के निवासी केवल पशुपालन पर ही निर्भर है। ये लोग इधर उधर अपने पशुओं को लेकर भटकते रहते हैं एवं कहीं भी अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं। जहाँ इनको जगह समझ में आता है, अच्छी व्यवस्था, ये अपनी जगह बना लेते हैं। इनमें गाड़ियाँ, लुहार आपने भी अपने नगर में कहीं पर बसे हुए अवश्य देखे होंगे। ये लोग अपने संपूर्ण परिवार के साथ ही कहीं उपयुक्त स्थान देखकर अस्थायी निवास बना लेते हैं एवं लोहे के विभिन्न औजार अथवा गृह उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर उन्हें घर घर जाकर बेचते हैं। इस प्रकार ये लोग एक ही स्थान पर अधिक दिन तक नहीं रहते हैं और लगातार स्थान एवं नगर परिवर्तन करते रहते हैं। ये लोग जिस स्थान पर निवास करते हैं वहाँ पर समूह बनाकर रहते हैं। इस प्रकार मरुस्थल का जीवन विभिन्न कष्टों से भरा हुआ है। यहाँ पर न तो ठीक प्रकार से किसी का कार्य किया जा सकता है और न तो जल के अभाव में सामान्य जीवन को जा सकता है। इसी कारण मरुस्थल में कई रेगिस्तानी डाकुओं के दल लूट खसोट करते रहते हैं। इसलिए लोग लंबी यात्रा में समूह बनाकर निकलते हैं। इस समूह को कारवां कहते हैं। ये समूह इसलिए बनाते हैं कि यदि कभी इन पर आक्रमण किया जाए तो वो इस आक्रमण का डटकर सामना कर सके और इनके द्वारा बनाए गए समूहों को ही कारवां कहते हैं। क्लियर बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।